राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि तीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं उत्कर्ष के होनहार विद्यार्थी से मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत से और लगन से 12th के साथ ही आरपीवीटी के अंदर 59 रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले आदित्य, आपको इस बहुत बड़ी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। बेटे, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर मैं आदित्य सिंह, क्लास 12th जो सेशन 2025-2026 में 98% विद उत्कर्ष के ही आशीर्वाद से प्राप्त की है। और मैंने हाल ही में आरपीबीटी परीक्षा दी, जिसमें मेरी 59 रैंक बनी ऑल राजस्थान। बिल्कुल, आपने अभी 12th की और 12th के साथ ही, क्योंकि विद्यार्थी मैंने देखा बड़े 2 3 4 ड्रॉप लेते हैं, आपने 12th के साथ ही इतनी बड़ी सफलता हासिल की और साथ ही साथ आपके 12th के अंदर 98 मार्क्स है। तो मैं ये यस जानना सर। चाहूंगा कि आपने जो 11th 12th जो पढ़ाई की है वो कहां से की है और कैसे की है। सर मैंने 11th 12th उत्कर्ष से ही करी। और आरपीपीटी के लिए मैंने उत्कर्ष का जो फ्री यूट्यूब क्लासेस चलते थे उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने आरपीवीटी का एग्जाम दिया तो उसकी आपने प्रिपरेशन, जो आपके वहां 12th के बाद में जो समय मिला था 2 मंथ का 3 मंथ का, तो आपने तैयारी कैसे की और उत्कर्ष परिवार का कितना सहयोग रहा। तैयारी मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वेरी क्लियर एंड कट कि मेरे को कुछ भी हो जाए, कोई गवर्नमेंट सीट तो मुझे चाहिए। सो आई वाज नॉट बीन वेरी श्योर कि मेरी अच्छी रैंक आएगी या नहीं। बस आई वॉज श्योर कि कहीं ना कहीं, चाहे ऑल इंडिया कोटा से लग रहा हो या स्टेट कोटा से लग रहे हो, मुझे कैसे ना कैसे करके एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट चाहिए थी। मेरा गोल बहुत ही सिंपल सा था। एंड आई थिंक गॉड हैव गिवन मी टू मच दैट। तो बेटे, मैं अब ये जानना चाहूंगा कि आपने 12th के साथ कैसे ये कोऑर्डिनेशन बनाया कि आपने आरपीयूटी एग्जाम की भी तैयारी करी थी या नीट की तैयारी करी, या आपने ओनली 11 12 पे फोकस किया और 12th के रिजल्ट के बाद आपने इस एग्जाम की तैयारी की। क्योंकि आपको बहुत सारे सर मैंने विद्यार्थी, आपको आपको बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे होंगे, 11th का होगा, 12th का होगा और ड्रॉपर होगा। तो एक थोड़ा आप यस इलोबरेट करके बताइए कि आपने तैयारी कब स्टार्ट की थी एंट्रेंस एग्जाम की। सर मेरा मेन फोकस वाज बोर्ड 11th 12th में। बिकॉज आई नो नाउ नाउ डेज कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। तो इट विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट कि आप एक ड्रॉप लेकर ही गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले सकते हो। बट मे बी अगर आप 12th के साथ करते हो तैयारी, तो हो सकता है कि आपकी आपकी किस्मत में भले ही टॉप 10 में ना हो, बट आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट जरूर मिलती है। एंड आपके सामने सात एग्जाम्पल खड़ा है कि आप चाहे कुछ किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू भी नहीं लगाए, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर अगर आपने जो टीचर आपने आपको बोल रहा है कि ये आपको क्वेश्चंस करने ही हैं, वो जो बार बार रिपीट होते हैं, वी ऑल नो दैट कि कई सारे नीम रिएक्शंस होती हैं या कई सारे फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं। जैसे सोलेनॉइड का फॉर्मूला हो गया एग्जांपल, वो हमेशा आता है। सो व्हाई वुड वी जस्ट गो थ्रू ऑल दैट स्टफ कि नहीं, हमें कैपेसिटर के बहुत सारे हार्ड हार्ड फॉर्मूलाज करने हैं। हो सकता है ना कि जो एग्जामिनर है उसका सिर्फ मेन फोकस हो कि आपको कोर कॉन्सेप्ट याद हो। तो मेरा हमेशा से ये रहा था कि उत्कर्ष ने मुझे बोला कि भाई कोर कॉन्सेप्ट पे आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए, रैंक पे बाद में। तो आप और उत्कर्ष के 11 12 के क्लासरूम प्रोग्राम से हो। यस सर। तो फिर आपने जो तैयारी करी है, तो आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर रहे थे, या फिर ब्लाइंडली आप उत्कर्ष की जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही थी वही आप पढ़ रहे थे, या फिर एक्स्ट्रा आपने कोई बुक सॉल्व की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, थोड़ा इलोबरेट करके बताइए आप। सर ब्लाइंडली मैं फॉलो कर रहा था, एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि मेरा मेन फोकस वाज नॉट
आरपीवीटी और समथिंग एल्स। मेरा मेन फोकस था कि मेरे को 12th में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, बिकॉज देयर इज अ मेंशन, आई वोंट बी मेंशन हियर, मैं ये करना चाहूंगा कि मैंने संस्कृत साहित्य ले रखा था एडिशनल सब्जेक्ट। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड हेक्टिक फॉर मी कि मैं साथ में आरपीपीटी भी दूं और नीट भी दूं और संस्कृत साहित्य भी दूं, बिकॉज इट वाज माय पैशन कि मुझे संस्कृत साहित्य अच्छा लगता है, तो मैंने संस्कृत साहित्य भी साथ में लिया था। तो प्रैक्टिस करने के लिए मुझे पर्सनली ज्यादा टाइम नहीं मिला, तो मैंने सिर्फ उत्कर्ष की क्लासेस ली, नोट्स बनाए और पेपर देके आ गया। जब आपके बोर्ड के बाद में जब आपका नोटिफिकेशन आया आरपीवीटी का, तो उसके वक्त मिला था आपको 2 से 3 महीने का, तो वो उस टाइम में आपने कैसे तैयारी की और कहाँ से तैयारी करी? उस टाइम में मैंने सर यूट्यूब में 2 माह का जो फ्री कोर्स चल रहा था मैंने उसे किया। बीच में ऑफ कोर्स देयर विल बी हर्डल्स, जगह आप अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करोगे तो स्ट्रेस स्ट्रेस रहना और थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक रहना, आज थोड़ा कम पढ़ लिया, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, तो देयर इट्स अ पार्ट ऑफ और प्रिपरेशन। तो मेन तो ये है कि हमें ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। तो मैंने सिर्फ ये किया कि अगर मानो मैंने आज कम भी पढ़ लिया तो मैं उसको बाद में कवर कर लेता था। अच्छा। जैसे फिजिक्स में हो गया, मेरा कोई टॉपिक छूट रहा है तो मैं उसको रिकॉर्डेड में देख सकते हैं, बिकॉज इट हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। और केमिस्ट्री में मैंने कभी बैकलॉग बनने नहीं दिया, बिकॉज केमिस्ट्री इज अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आप बैकलॉग बनाते जाओगे तो फिर आपको पहले वाला भी आपको याद नहीं रहेगा। एंड बायोलॉजी, आई थिंक if you have taken this stream, so you need to love this biology. There's no other option for that. आपको बायोलॉजी अगर आप लाइक रात में रीडिंग बुक्स भी कर रहे हो तो आपको बायो की ही पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आई थिंक बायोलॉजी इज लाइक सक्सेस बूस्टर फॉर मी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो फिजिक्स मेरी इतनी अच्छी हो कि मेरे फिजिक्स में गिन चुन के 100 नंबर भी आते थे मॉक टेस्ट में। सो मैं जानता हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, फॉर आवर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की हम याद तो बहुत रख लेते हैं, बट जब अप्लाई करना होता है फिजिक्स के क्वेश्चन को तो जब अगर थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है तो फिर हमारा दिमाग नहीं चलता। सो एंड इट इज नॉट फॉर लाइक नहीं चलता तो नहीं चलता, हम सबके लिए हम आईआईटी नहीं कर सकते बेसिकली, है ना, हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं। सो बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए शेम की बात नहीं है कि मुझे फिजिक्स नहीं आती। आई ट्रूली means that yes we are biology, so we are like that. तो जो हमारी यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस थी, जागृता क्लासेस थी, उन क्लासों से आपको कितना बेनिफिट मिला? The benefit it's tremendous कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, because after NEET you have given, I think most of the students have given NEET examination of that. It is more difficult for them to, you know, उस just getting out of the rid of the examination कि आपने पहले इस बार पता ही सबको पेपर हार्ड था। सो उस क्या कहते हैं मेंटल ट्रॉमा से ही बाहर निकलना वाज अ वेरी हेक्टिक फॉर मी एंड एज वेल एज ऑल अवर स्टूडेंट्स, बिकॉज सर तैयारी बेसिकली सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, बट क्योंकि टाइम कम था और पहले का बैगेज अगर कोई लेके जा रहा है कि नो मैंने तो उसमें नीट में तो अच्छा स्कोर नहीं करूंगा तो मैं यहाँ यहाँ पे क्या कर दूंगा, सो दैट इज वेरी, आई थिंक नेगेटिव थॉट्स को जितना आप कम करना चाहोगे, दैट इज द ओनली सक्सेस फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर एनसीईआरटी से बाहर कितना पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस आते हैं? तो आपने कुछ एनसीईआरटी के अलावा, टीचरों के नोट्स के अलावा कुछ बाहर से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा था, या फिर आपने ओनली और ओनली एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाई की थी? तो मैंने आई वुड सजेस्ट कि टीचर ओरिएंटेड पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर को कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सो टीचर्स ने जितना करवा दिया, टीचर को काफी ज्यादा नॉलेज होता है। ऑफ कोर्स 5-10 years इज नॉट अ जॉब फॉर टीचिंग। एक एग्जैक्ट एक सब्जेक्ट को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो। सो आई थिंक टीचर के लिए टीचर ज्यादा जानते हैं कि एग्जामिनर क्या पूछता है, तो मैं सिर्फ टीचर पे डिपेंड करता हूँ। और आप उसके लिए जो एनसीईआरटी है वो कोर है,
So basically, I think teacher के notes are best. बिल्कुल देख सकते हो कि इस विद्यार्थी ने एक ब्लाइंड ट्रस्ट आपने टीचरों के ऊपर किया और 12th के साथ Yes, ही sir. बहुत बड़ी रैंक हासिल की है। बहुत बड़ी बात है साथियों, विद्यार्थी 1 साल 2 साल 3-3 साल ड्रॉप करते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आपके सामने ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी 11th क्लास में है, 12th क्लास में है या ड्रॉपर हैं। तो आप देख सकते हो कि इसने 12th के साथ ही साथ कहीं बाहर से एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पढ़ा, जिन टीचरों से ये पढ़ रहा था, जिनसे क्लासें ली, उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया और उन जिन्होंने जो पढ़ाया वही पढ़ा और आज इसने 59 रैंक हासिल की है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये सब कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और आपकी रणनीति क्या थी? 12th के बाद 2 महीने मिले थे, उसमें आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, कितने घंटे टीचरों के लेक्चर देखते थे? Sure, sir. I think consistency is the main key to success. So, as I mentioned earlier, कि of course consistency हर वक्त तो नहीं होगी, but जब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा था, मैंने और बढ़ाना स्टार्ट कर दिए एंड कि लाइक 9 या 10 तक भी चले गए थे, बट मैंने कभी उस पर ज्यादा गौर नहीं किया कि कितने पढ़ रहे हैं। मुझे पता है कि भाई आरपीपीटी के बाद वी आर ऑलवेज लाइक फ्री हो जाएंगे हम, तो फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट जस्ट गिव इट अ बेस्ट शॉट। तो मैंने फिर दे बिल्कुल दिया सर। बिल्कुल और बेसिकली मेरा मेन मकसद था कि मेरे को कैसे ना कैसे करके फिजिक्स में 100 नंबर तक लेना है, बाकी मुझे अपनी बायो और केमिस्ट्री पे विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल बायो और केमिस्ट्री विश्वास था। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट भी आ रहा होगा, आपको ऐसा लगा नहीं कि अभी आपने 12th के साथ ही एक आरपीवीटी के अंदर बहुत बेहतरीन रैंक हासिल की है तो आपको 1 साल नीट की तैयारी करनी चाहिए, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहिए, आपके माइंड में ऐसा आया नहीं? क्योंकि मैं आज एक विद्यार्थी से बात कर रहा था, वो मेरे से पूछ रहा था कि सर मैं 1 साल और तैयारी करके एमबीबीएस करना चाहता हूँ, तो आपके माइंड में ये बातें नहीं आई? So, main the reason is not about MBBS, it's not about BAMS, it's not about veterinary, it's about you कि आप कहाँ पे सेटिस्फेक्शन में, अगर आपकी इंस्टिंक्ट बोल रही है ना कि आपको वहीं पे जाना चाहिए तो आपको वहीं पे जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि सोशल नॉर्म्स के पीछे हमें भागना चाहिए कि यस बिकॉज एमबीबीएस को थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है तो हमें एमबीबीएस करना चाहिए। इज इट द योर वे टू treat them? I don't think so कि because MBBS में भी अगर आपको बाद में जाके रेग्रेट होता है कि ओ माय गॉड मैंने तो ये क्या कर दिया, पीजी में अच्छी रैंक नहीं आई एंड आई वांटेड टू बी बिकम रेडियोलॉजिस्ट और मैं अब डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं नॉन क्लिनिकल में कर रहा हूँ, तो आई वुड से दैट कि आई डोंट थिंक सो टेकिंग अ ड्रॉप इज अ वेरी 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 हेक्टिक एंड टॉक्सिक लूप होल सर। मैं तो इस लूप होल का नहीं बनना चाहता। तो आपको इस वेटनरी के प्रति इतनी मोहब्बत कब से ये आपके मन में आया कि मुझे बस वेटनरी ही करना है, ये एनिमल सर से इट इतना? वाज अ वेरी बैड स्टोरी टू से बट मैंने इन 10th क्लास में मैंने एक पेट को, इट वाज माय ओन पेट एंड उसको मैंने लाइक मैं वो साइकिल चला रहा था और वो उसके बीच में आ गया एंड उसकी जो लेग इंजर हुआ एंड मैं उसमें बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोक हो गया था, ओवरवेलम हो गया था कि यार मैंने क्या कर दिया। आई थॉट कि और उसके बाद वो लाइक हम आंसू देख सकते हैं इंसानों के बट हम जानवरों के आंसू नहीं दे सकते। सो मैंने उसी वक्त कर लिया था कि ओके इफ मैं कुछ भी अगर फ्यूचर में कुछ करना चाहूँ तो मैं एनिमल्स के लिए करूंगा, चाहे मुझे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बीएमएस की फील्ड में मैं चाहे एनिमल के लिए कुछ करना चाहूँ, मैं कुछ ना कुछ चाहे मैं फंड दूं या फिर मैं उनको लाइक कुछ भी करूं मेरे को करना चाहिए। और आरपीपीटी के तहत अगर मुझे वेटरनरी डॉक्टर बनने का मिल रहा है तो फिर मुझे आई डोंट थिंक सो कि बिल्कुल बिल्कुल इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता मेरे बिल्कुल लिए। बिल्कुल आपका ड्रीम था कि इन बेजुबानों की सेवा करना और आपने, आपका ड्रीम भगवान ने भी पूरा किया और 12th के यस साथ ही एक बड़ी आपको सफलता मिली है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कौन सी बुक में से एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी 12th के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते, तो जो आपको देखेंगे यस उनके मन में ये भी डाउट होगा कि आपने भैया कैसे तैयारी की थी, एमसीक्यू प्रैक्टिस की? सो एमसीक्यू आई थिंक एमसीक्यू के लिए उत्कर्ष के जो ऐप है उसमें भी एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल जाती है, तो एमसीक्यू के लिए उतना ज्यादा नहीं है। मेन तो सब
बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट है, बाकी पीवाईक्यूज सर भी करवाते हैं, एंड जो मैराथन सीरीज होती है उसमें भी होती है। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस ना होकर, अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड या फिर एग्जाम क्या पूछना चाहता है, या फिर मेन जो एनसीईआरटी की लाइंस है जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आई थिंक मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं छोड़ी एक एक लाइन, चाहे वो बायो की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, या फिर चाहे वो फिजिक्स की भी क्यों ना हो, मैंने कर दिया। मतलब मैं इतना हिचकिचाया नहीं कि जो एनसीईआरटी की लाइन है वो थोड़ी सी ज्यादा इंग्लिश करते थे, तो मतलब वो थोड़ी सी आउट ऑफ समझ में आ जाती है, बट अगर हम उसी को बार बार करेंगे तो हम वी विल बी फैमिलियर विद दैट। अब मैं दैट ये वाज जानना ऑल। चाहूँगा कि आज के युग के अंदर बच्चे बहुत सोशल मीडिया से डिस्ट्रक्शन रहते हैं, तो आप सोशल मीडिया का श्योर। यूज़ करते थे या फिर क्या स्टोरी है, बताइए थोड़ी। नहीं यार, मैंने आरपीपीटी के बाद ही अपना लाइक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। उससे पहले मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि इट इज अ वेरी वेरी लाइक ये ड्रॉप से भी गंदा लूप होल है सोशल मीडिया यूज करना। लाइक अगर आज फोन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट हम उसे मिसयूज ना करें। यूट्यूब पे सारी क्लासेस मिलते हैं, यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है, एंड उत्कर्ष ऐप पे ओरिएंटेड होता है, तो उसमें उत्कर्ष में भी सब मिलता है। तो मैंने फेसबुक तो मैंने अभी भी इंस्टॉल किया, तो सर तो ये तो मेरी प्लस पॉइंट था कि मैं सोशल मीडिया बहुत कम करता था, बस एक व्हाट्सएप था, वो मैं मम्मी को फोन करने के लिए या पापा को फोन करने के लिए। अच्छा, आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए कि अपने फैमिली में कौन कौन मेंबर है और आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पायरेशन कौन था कि आरपीवीटी के अंदर। सर हम नॉर्मल फैमिली है, तीन ही है, लाइक एक मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं। आई एम ए सिंगल चाइल्ड। तो मेरे पापा एक प्राइवेट टीचर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं अप टू 12th। और मेरी मम्मी एक ब्यूटिशियन है, तो वो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक आज शिक्षक का बच्चा वेटनरी डॉक्टर बनने जा रहा है, एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अब इसकी आपकी इतनी बड़ी सफलता के अंदर उत्कर्ष का कितना रोल है। इमेंस सर, जी सर। बहुत ज्यादा। इमेंस, इमेंस, अच्छा अच्छा ट्रेमेंडस, अच्छा इन्फिनिटी। अच्छा, तो कुछ आपके इन्फिनिट। फेवरेट टीचर्स जिनके बारे में आप कुछ सर बताना। फेवरेट टीचर सुमित सर, सुमित सर। अच्छा, तो बिल्कुल बिल्कुल, सुमित सर का। आप भी हो, बट सुमित सर थोड़ी ज्यादा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुमित सर के ही मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। और अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी इस सफलता को, हॉल जर्नी को कुछ शब्दों में बयां करना चाहो तो आप क्या कहना चाहोगे, जो विद्यार्थी आपको देखेंगे, जो ड्रॉपर हैं, 11th 12th के हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। I just want to like appreciate all the Utkarsh team for giving this opportunity, and इसके बाद आई डोंट थिंक सो जो भी आगे वाले आरपीवी 2026 के हो या 2027 के हो या नीट के एस्पिरेंट्स हो, उनको सब मैं यही कहना चाहूंगा कि जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। अगर आप नेगेटिव मार्किंग से डर कर कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हो, या फिर आप नेगेटिव मार्किंग से डर कर अपना सेल्फ एस्टीम कम कर रहे हो, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए आता है, पेपर इजी आता है तो सबके लिए आता है। जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट, एंड उसके बाद रेग्रेट ना हो। बस मेन तो बात है कि रेग्रेट ना हो, क्योंकि रेग्रेट आपको ज्यादा अंदर से ड्रेन आउट कर देता है, रेदर देन अगर आपने उसके लिए तैयारी नहीं की हो, या फिर अगर आपने तैयारी की थी बट आपने एग्जाम में परफॉर्म नहीं किया, तो वो सबसे ज्यादा गंदा रेग्रेट होता है। तो प्लीज उससे बच के रहना। बाकी आई थिंक साइंस स्ट्रीम वाले जो भी चूज करते हैं, वो इतने सेल्फ अवेयर तो होते ही हैं कि यस हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बस होता है तो बस थोड़ा सा रिग्रेट होता है, जो पीछे का वो बैकलॉग लेके आते हैं, या पीछे का जो जो भी उनके लाइक दो चार लोग बिल्कुल कुछ बिल्कुल बैक स्टैपिंग कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा मेंटली थोड़ा डाउन हो जाते हैं। बस बिल्कुल वो मत होइए। तो सर आई थिंक एवरी एवरी साइंस बच्चा कैन बी अ टॉपर, नॉट जस्ट लाइक मी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये थे आदित्य जिन्होंने आरपीवीटी के अंदर 59 रैंक हासिल की थी। तो थैंक यू बेटे आदित्य, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके बेटे, थैंक यू।